अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग जो है असम में भी लड़ी जा रही है नए ढंग से। दो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक अकेला जेब में भिड़ने को लड़ने को तैयार है। खोने को कुछ नहीं है, भीड़ है, जनता है, लोग है चाहने वाले, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तमाम तिगड़मे सत्ताधारी दल आजमा रहा है। हेलीकॉप्टर पर रोक लग रही है, लेकिन जिद है। तुम्हें अगर जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। कल्पना सोरेन हर जगह यही तो दहाड़ रही है। स्त्री है, आपको याद होगा बचपन में बेटियां जो हैं घरौंदे बनाती हैं, कोई तोड़ डाले फिर घरौंदे बनाती चलती हैं। और कल्पना सोरेन भी घर की बात कर रही है, मजदूरी की बात कर रही हैं, स्त्री की बात कर रही हैं, घर के चूल्हे की बात कर रही हैं, चौके की बात कर रही हैं और सीधे कनेक्ट कर रही हैं जनता से। असम में आज भी कई जगह चुनावी सभा को संबोधित किया। भीड़ जो है जुटती ही चली जाती है। वो भेड़ गांव गई, पनिका दास के समर्थन में सभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें वहीं की हैं। उसके बाद वो मजबत भी गई, मजबत में कई बार गई हैं। वो वहाँ से प्रीति बाड़ला हैं, वहाँ से उम्मीदवार जेएमएम की, उनके पक्ष में भी सभा किया। 2-3 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पानी पिला रही हैं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी, खास करके भारतीय जनता पार्टी को। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई हुई है, बौखलाहट है, यहां से लेकर दिल्ली दरबार तक। दोस्तों, यहां मतलब कि असम से लेकर, मैं चाहता हूं इस वीडियो में दोनों जगह का आपको भाषण सुनवाऊं कि कैसे कहा। और सीधे सीधे मजदूरी की बात कही है कि 250 क्या होता है, कम से कम 500 मजदूरी होनी चाहिए, मजदूर बगान की मजदूरों की। और ये सरकारें जो हैं अंग्रेजी शासन से बदतर व्यवहार अपनी जनता के साथ और ख़ास करके आदिवासियों के साथ कर रही हैं। कई बड़े धमाके किए हैं और कई बड़े हमले किए हैं कल्पना सोरेन ने। मैं पहले चाहता हूं दोस्तों, भेड़ गांव में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, उसका मजबत में क्या बोली है वो भी आप सुनेंगे। हर राज्य में मतलब हमारी जो जनता है, भारत की जनता है, जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, अब जनता चुनती है कि किसे कुर्सी पे बैठाना है और किसे कुर्सी से उतारना है। ये एक ऐसा लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पर्व हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, लेकिन ये ऐसा लोकतंत्र का पर्व है जिसमें हर व्यक्ति जो बालिग होता है वो वोट डालने के लायक होता है। मतलब 18 वर्ष से जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, उसके बाद जितने भी उम्र में आगे बढ़ते हैं, सबको ये पल मिलता है, ये क्षण मिलता है कि आपको जो पसंद है, आपका विचार जिससे मेल खाता है, आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आपकी समस्याओं का जो समाधान निकाल सकता है, आपको जिस पे विश्वास है, उनको चुनने का मौका मिलता है। और जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप जिस उंगली से ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं, बाहर में उससे पहले आपके हाथ में एक निशान रहता है नीला रंग का, जिसका ये प्रमाण है कि आप इस सुंदर भारत राज्य के, देश के, माफ कीजिएगा, इस सुंदर भारत देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो, उसका आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इतने दिन हो गए असम में आए हुए, और अभी जहां भी हम लोग सड़क मार्ग से जाते हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं, चारों तरफ हरियाली नजर आती है। और जहां तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग भी सुबह उठ करके चाय पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये चाय किस राज्य से आई है। तमिलनाडु से आई है, केरला से आई है, असम से आई है, बंगाल से आई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशबू देती है वो असम की चाय होती है। और
तो हम तुरंत बना के पी लेते हैं, लेकिन पहले कभी ऐसे नहीं सोचते थे कि इसके पीछे मेहनत कितनी लगती थी, तकलीफ कितनी लगती थी। लेकिन जब यहाँ आए और जब ये मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में आने का, चाय बागान में महिलाएं जब पत्तियां तोड़ रही थी तो मुझे ये मौका मिला, मैंने उनसे बातें भी की, रूबरू भी हुई, तो बहुत सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से सामने में आई। जिन सुंदर सुंदर हरी हरी पत्तियों को देख करके आंखों में सुकून मिलता है, लेकिन उन पत्तियों को तोड़ने वाले लोगों के घर में ना तो खुशी है, ना रोशनी है, ना मजबूत छत है, ना उचित मजदूरी है। ये सवाल है सत्ता में बैठे लोगों के लिए, जिस चाय की खुशबू के लिए हम जब चाय पीते हैं हम याद करते हैं कि हमारे इस सुंदर राज्य में इतने मेहनतकश, इतने लाखों लोग, मजदूर, किसान आज चाय बागान में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मजदूरी है वो सिर्फ 250 रुपया है। बोलने से भी लाज लगता है। यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर को भी अगर आप देखा जाए तो मिनिमम 500 रुपया मिलता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने वर्षों से पीढ़ियों दर पीढ़ी जो लोग यहाँ आकर के बसे हैं उनका मेहताना थोड़ा बढ़ना चाहिए? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। 250 रुपये में प्रतिदिन घर चल जाता है? चल जाता है? क्या ये आपका हक नहीं बनता है कि आपका प्रतिदिन 500 रुपया होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज यहाँ पर में हम खड़े हैं, हम किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं। ये भारत की खूबसूरती है कि आप किसी भी राज्य में रहिए, आप मान के साथ, सम्मान के साथ में रहिए। वर्षों पहले अंग्रेज भी यही बोल करके अलग अलग राज्यों से लोगों को यहाँ पर में बसाया था, जब यहाँ चाय बागान भी नहीं थे। आज यहाँ चाय बागान है, चाय बागान में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और जिस समाज ने, जिस मजदूर ने, जिस किसान ने उसे हरा भरा किया, पीढ़ियां निकल गई, क्या उसे सम्मान मिला है? क्या जिसने असम को बनाया है उसको यहाँ इस राज्य में सम्मान मिला है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिसने यहाँ के चाय बागानों में अपना खून पसीना, अपना हड्डी गला करके इसे सींचा है, क्या आज वो अमीर हो गया है? नहीं। क्या जिसकी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी 6-7 पुश्तें और न जाने कितनी पुश्तें यहाँ पर में इसी धरती के अंदर में समा गई, क्या यहाँ पे जमीन में उनको अपना हक मिला है? नहीं। और जिस चाय की खुशबू से, जिस चाय की अर्थव्यवस्था से आज असम सिर्फ देश नहीं विदेशों में जाना जाता है, वहाँ पे रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों, ट्राइब लोगों को क्या एसटी का दर्जा मिल गया है? नहीं। तो क्यों यहाँ की सरकार सोई हुई है? क्यों यहाँ की सरकार सोई हुई है? क्या उन्हें ये गरीब, गुरबा, आदिवासी, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा दिखाई नहीं देता? हम इन्हें क्या सिर्फ मजदूर दिखाई देते हैं? यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े टी गार्डन ऐसे ही दे दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, रुपया है। लेकिन उस जमीन पर काम कर रहे मजदूर साथियों को, दीदियों को, बहनों को, भाई को उस जमीन का मालिकाना हक तक नहीं मिलता। कितना बड़ा होता है एक गरीब का घर? इतना बड़ा होता है क्या गरीब का घर? छोटा सा कमरा होता है,
ऊपर छत भी मजबूत नहीं होती है, दीवार भी नहीं होती है ढंग की। बरसात आए यहाँ तो बाढ़ का भी आपका हमेशा खतरा लगा हुआ रहता है। बाढ़ आए तो कहीं न कहीं पानी के द्वारा सांप बिच्छू करके अंदर ना घुस जाए। घर पे एक मजबूत खाट नहीं होती, घर में एक मजबूत चूल्हा नहीं होता। ये दर्द है यहाँ के मजदूर भाइयों का, ये दर्द है यहाँ के टी ट्राइब का, यहाँ के आदिवासियों का। ये किसी ने समझा नहीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के स्वरूप में यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों ने भी वही व्यवहार किया है, तो इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। आज आपके दर्द, आपके संघर्ष, आपके हक की पुकार के लिए जब जेवीपी जेएमएम के साथ में आया तो हेमंत दादा ने ये कहा कि झारखंड में भी जब झारखंड बना नहीं था, झारखंड का सपना किसी ने देखा नहीं था, तो हमारे आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन ने, एक आदिवासी बेटा ने ये सपना देखा, हमारे आदिवासी लोग मिलकर मूलवासी लोग झारखंड में रहेंगे। संघर्ष किया, लाठियां खाई, सर फूटा, कितने परिवार के कितने सारे लोग पिछड़ गए, कई लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी, जेल चले गए, पूरा जीवन संघर्ष में चला गया। हमेशा याद रखिएगा, पहली पीढ़ी जो होती है वो हमेशा ऐसा संघर्ष करती है कि जिन्हें लाठियां खाना पड़ता है, जिनको अपने जान का परवाह नहीं करना होता है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने पानी के लिए, उन्हें वो लड़ाई करके अपनी आहुति देनी पड़ती है। तो दूसरा जो पीढ़ी होता है वो संघर्ष करके उसको और आगे बढ़ाता है, ताकि उसके सामने जो जिम्मेदारियां थी उसके बड़े लोग, वो जिम्मेदारी को आह्वान करना होता है। वैसे लोग का जीवन भी इसी तरीके से अपने परिवारों से दूर हो जाता है, वो लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। जो तीसरी पीढ़ी आती है उसे एक थोड़ा सा मौका मिलता है कि वो पहचान, वो लड़ाई जो 2-3 पीढ़ियों से लड़ी आ रही है, अब उस लड़ाई को आपको और आगे बढ़ा करके वो जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पे लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जिस संघर्ष के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके आदिवासियत पहचान के लिए, आपके इस जगह जमीन में अपना नाम दिलवाने के लिए, आपको उचित मजदूरी देने के लिए जेएमएम जेवीपी के हमारे भाई यहाँ प्रभात दास जी खड़े हैं। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, लेकिन अपील करने से पहले मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हमारे साथ में हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आप हमारे साथ हैं कि नहीं है? ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, ये सिर्फ एक चुनावी सभा है, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। तो मैं आपसे फिर पूछूंगी, यहाँ पे चुनाव की तारीख, जो आपको वोट देना है, इसकी तारीख कौन सी है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और आपको कौन सा बटन दबाना है? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? और 5 नंबर में चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? तीर धनुष। ये तीर धनुष याद रखिएगा, ये संघर्ष की कहानी बताता है, लहूलुहान हमारे वीर सपूतों की कहानी बताता है। ये कहानी बताता है कि ये आपका जीवन इतना आसान से बीतने वाला नहीं है। आपको अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने पहचान के लिए हमेशा तीर धनुष की तरह, जैसे उन्होंने हमारे वीर सपूतों ने संघर्ष किया, ऐसे आप लोगों को भी संघर्ष करना है। तो इस बार हम लोग सब मिलकर के बोलेंगे, अब की बार अधिकार की सरकार। क्या बोलेंगे? अब की बार
दराज से आए हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। अभी और भी कार्यक्रम है, आगे के कार्यक्रमों में जाना है और सफर भी लंबा है। और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है चुनाव चिन्ह? तीर धनुष। क्या है? क्या है? फिर से दोबारा बताइए। खड़े होकर के ये संकल्प लेकर के आपको जाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है, ये तीर धनुष को आपको मजबूत करना है, ताकि असम की विधानसभा में आपकी दीदी, आपकी बहन आपकी आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगी। आप लोग तैयार हैं? आप लोग सबके सब तैयार हैं? हमारे सभी समाज के लोग यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं, इस लड़ाई में आप हमारे साथ तैयार हैं? डरिएगा तो नहीं, झुकिएगा तो नहीं, बदलिएगा तो नहीं। किसके साथ खड़े रहना है? किसके साथ?